हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम है 31 जुलाई को निर्धारित किया गया, तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर जीके के जो स्पेशल करंट अफेयर्स हिस्ट्री 91 के जो प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, इनको जो है एक ही वीडियो में कवर करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिविज़न के पर्पज़ से जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपके पास 5-6 दिन है, इस वीडियो को आप देख लीजिए एक बारी। जो भी शॉर्ट नोट दिए गए हैं स्पेशल, इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि सेट तो 14 ही हो पाए थे। ठीक है, तो ज़्यादा समय है नहीं। जो भी करंट अफेयर इसमें दिए गए हैं नोट बिल्कुल शॉर्ट में, उसी को यहाँ पर हम लोग पूरा एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी बुक का जो है कवर कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं नोट को। पहला दिया है भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं और उनसे संस्थापक। तो दर्शन दे रखे हैं, संस्थापक तो न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन की महर्षि कपिल, मीमांसा के महर्षि जैमिनी, योग दर्शन की महर्षि पतंजलि, शून्यवाद की नागार्जुन, वैशेषिक दर्शन की महर्षि कणाद है, वेदांत दर्शन की महर्षि बादरायण है, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य और आजीवक संप्रदाय की मक्खली घोषाल हैं। तो यहाँ से एग्ज़ाम में मिलान करने को भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पीसीएस में पूछा जा चुका है। जो जैन संगीतियाँ हुई हैं यहाँ पर देखते हैं। तो प्रथम जैन संगीत 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल में हुई थी। और प्रथम सभा में ही जो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात की गई। इसके बाद द्वितीय जो हुई सभा 512 ईस्वी में 512 ईस्वी में, यह वल्लभी गुजरात में हुई है। कहाँ पर? वल्लभी गुजरात में हुआ है। इसकी अध्यक्षता अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी। शासनकाल रहा है ध्रुवसेन द्वितीय, और यहाँ पर जो है सम्यक आचरण की बात की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है बौद्ध संगीतियाँ दे रखी। तो जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं, तो प्रथम संगीत जो रही है यह राजगृह। तो समय आपसे नहीं पूछा जाता, खासकर आपसे स्थान पूछ लिया जाता है और अध्यक्षता यह किसके शासनकाल में। ठीक है, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो प्रथम संगीत राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश से संबंधित रहे हैं, और अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा की गई। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में, और सर्वकामी शावक मीर जो है इसकी अध्यक्षता की थे। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक जो है शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश से रहे हैं, और मोगलीपुत्र तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कुषाण वंश से रहे हैं, और वसुमित्र एवं अश्वघोष, वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष के तौर पर रहे हैं। ये चारों बौद्ध संगीत है। यहाँ से आपसे प्रश्न एग्जाम में बनता भी है, पूछा भी गया है। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य दे रखे हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म तथा संघ हैं। बुद्ध का प्रथम उपदेश है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। उपदेश की जो भाषा रही वो पाली भाषा रही है। बुद्ध के अन्य नाम शाक्यमुनि और गौतम रहे हैं। महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वह कुशीनगर में है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनारा या कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी रही है। तो 16 महाजनपद में ये कुशीनारा है, जिसकी राजधानी क्या है, मतलब ये मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा। ठीक है, 16 महाजनपदों में। इसके बाद दुख का जो निरोध है, तो दुख निरोध जो है अष्टांगिक मार्ग द्वारा क्या है, दूर किया जा सकता है, बौद्ध धर्म में बताया गया है। इसके बाद अगला है प्राचीन कवि दे रखे हैं और उनकी संरक्षक। तो चंद्र, यहाँ पर कालिदास किसके दरबार से संबंधित रहे? चंद्रगुप्त द्वितीय। बाणभट्ट हर्षवर्धन, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की दरबार से। इसके बाद बनावनी अकबर, फैजी अकबर से अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, अबुल फजल अकबर। अगला तथ्य है कुछ नदियाँ प्राचीन दे रखी, उनकी आधुनिक नाम है। तो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम रहा बितस्ता रहा है। चिनाब का अश्किनी हुआ करता था। ब्यास का प्राचीन जो नाम रहा वो बिपाशा। ठीक है, और रावी का प्राचीन नाम परशुड़ी रहा है। सतलज का शतुद्री, काबुल का कुंभा, कुर्रम का कुरमु था प्राचीन नाम। और जो आधुनिक नाम गोमल है या गोमती प्राचीन नाम है। घग्घर या घाघरा, ठीक है, तो यह दृश्यद्वती नाम रहा है प्राचीन।
जबकि जो सदानीरा है इसका आधुनिक नाम गंडक हो गया है, प्राचीन नाम सदानीरा। अगला है ऋग्वेद। ठीक है, वेद दे रखे हैं तो 4 वेद हैं, आप जानते हो। तो त्रैवेद जानते हो किसको कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को इंक्लूड नहीं करते हैं त्रैवेद में। तो वेद त्रय किनको कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो यहाँ पर 4 वेद दिए रहे हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के उपवेद याद रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। वहीं पर ऋग्वेद का ब्राह्मणगत ऐतरेय एवं कौशितिकी है, यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का पंचवीस है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पॉर्टेंट तथ्य, जैसे कि हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित। उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा सूतकांगेडोर, जो आपका चारों दिशाएं पड़ती हैं हड़प्पा स्थल का, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये जो सूतकांगेडोर है सबसे पश्चिमी है। ठीक है, तो यह दास नदी के पास है। 1927 में इसकी खुदाई आर्लिस्टाइन के द्वारा। चन्नूदड़ो है सिंधु नदी के किनारे और ये आपका जो है 1931 में खुदाई और गोपाल मजूमदार के द्वारा। इसके बाद कालीबंगा है। तो कालीबंगा के बारे में अगर पूछा जाता है तो घग्गर नदी होगा। ठीक है, और राजस्थान में ही है कालीबंगा। इसके बाद 1954 में खुदाई ब्रजवासी लाल बीके थापर के द्वारा। कोट दीजी है जो कि सिंधु नदी से संबंधित होगा। इसके बाद 1953 है, फजल अहमद की द्वारा खुदाई हुई। रोपड़, ठीक है, तो ये अपने भारत में ही है रोपड़। तो रोपड़ जो स्थल है, ठीक है, सतलुज नदी से संबंधित होगा, सतलुज नदी के किनारे है, सतलुज नदी पर। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खुदाई 53 से 56 के बीच कराई गई। आलमगीरपुर, क्योंकि यूपी से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे पूर्वी सूतकांगेडोर रहा तो सबसे पश्चिमी जो छोर रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे, वो सूतकांगेडोर। सबसे पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी। ठीक है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ मतलब जो स्थल है उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में खुदाई हुई। इसके बाद रंगपुर है गुजरात का और यह भादर नदी संबंधित होगा, रंगनाथ राव के द्वारा खुदाई। लोथल, जो कि इसको पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है, भोगवा नदी के किनारे है और यह रंगनाथ राव इसके द्वारा खुदाई हुई थी। इसके बाद है बनावली। तो बनावली या रंगोई नदी संबंधित होगा। इसके बाद रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई 1974 में कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला दिया है प्रमुख स्थल दे रखे हैं, सिंहावलोकन है उनके। ठीक है, तो भीमबेटका किस लिए है प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात स्थित है और गोदीबाड़ा के साक्ष्य हो गए, हाथी की दांत की प्राप्ति है, यज्ञ कुंड, इन सभी के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं, जो कि भोगवा नदी के किनारे कहाँ पर है, ये पत्तन नगर, जो पत्तन स्थल भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है ये, दैट इज गुजरात। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है महादहा जो कि उत्तर प्रदेश का है, प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण मिलते हैं यहाँ पर साक्ष्य। इसके बाद बनावली किस लिए है, तो पक्की मिट्टी का बना हुआ हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा है जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है और उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था 3 भागों में विभक्त नगर शैलकृत जलकुंड है। ठीक है, तो शैलकृत जलकुंड का साक्ष्य धौलावीरा। 3 भागों में विभक्त कौन सा स्थल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये धौलावीरा है। जल प्रबंधन क्षमता के लिए जो है, उन्नत जल प्रबंधन क्षमता व्यवस्था के लिए जो है ये धौलावीरा जाना जाता है। कालीबंगा किस लिए है, तो राजस्थान में स्थित जुता हुआ खेत के लिए। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। शिवलिंग एवं भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शार्ट नोट है, बस देखते चलना है, सुनते रहना है। अगला तथ्य है आपका अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित सूचनाएं। तो पहला जो शिलालेख रहा है वो पशुबल की निंदा तथा समस्त प्रजा मेरी संतान का उल्लेख की बात की गई है। अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है, तो मास्की एवं गुर्जरा। देवानाम प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रियदर्शी जो सूचना मिलती है ये है लघु शिलालेख से। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो अशोक का 8वां शिलालेख है। इसके बाद मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ये सभी बातें जो है रोमन देय शिलालेख से पता चलती हैं। इसके बाद शासन
काल की 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुए कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है, विवरण है, वो कहाँ पर किस शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख संबंधित है अशोक की विजय, सबसे 13वें शिलालेख में बात की गई है। ठीक है। इसके बाद है अशोक के 2 शिलालेख दैट इज मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है, जो कि सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 7वां अभिलेख शिलालेख है। ठीक है, सबसे लंबा अगर पूछा जाता शिलालेख तो 7वां याद रखिएगा। लद्धमान एवं तक्षशिला अभिलेख आरमेयिक लिपि में है, जबकि सरकुना एवं कांधार अभिलेख द्विभाषिक लिपि में है। अर्रगुड़ी अभिलेख में लिपि का प्रयोग दाएं से बाएं किया गया है। दुर्भिक्ष की जानकारी शोहगौरा अभिलेख से मिलती है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसअप किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जेम्स प्रिंसअप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। महाक्षत्रप रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में क्या, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख किया गया है। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से एवं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला नोट है 16 महाजनपद दे रखे, इनकी राजधानियां हैं। तो अंग की राजधानी है चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी, मगध की है गिरिब्रज राजगृह, अवंती उत्तरी की है उज्जैनी, दक्षिणी की महेशमती है, वत्स की कौशाम्बी है, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी है हाटक, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की कापिल्य है, अशमक की राजधानी पोतन, ठीक है, और पोटली, मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी है। इसके बाद चेद की राजधानी शुक्तिमती है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, सूरसेन की जो राजधानी वो मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, वज्र की विदेह या मिथिला है। इसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या। और यहाँ पर याद रखना कि 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों में आधे यानी 8 महाजनपद जो है वो यूपी में ही रहे। अगला है विदेशी, प्रमुख विदेशी यात्री हैं और मूल देश दे रखा है अवधि और किस शासक काल में आए थे यहाँ पर बताना है। तो डाइमेकस, ठीक है, तो मूल देश जो डाइमेकस रहा वो सीरिया से आया हुआ रहा। बिंदु सार के शासनकाल में 298 ईसा पूर्व में। मेगस्थीज जो कि यूनानी था, यह चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल में 305 ईस्वी में आया। फाहयान जो कि चाइनीज यात्री रहा और 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। इसके बाद फाहयान हुएनसांग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फाहयान और हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग तो ये आपके पेट में पूछा भी जा चुका है। तो हुएनसांग चाइनीज यात्री रहे और 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इत्सिंग की अगर बात करोगे ये भी चाइनीज यात्री रहे हैं और 675 ईसा पूर्व में जो है आए हुए थे। अलबरूनी, तो अलबरूनी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अलबरूनी जो है 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ आए। इसके बाद है मार्को पोलो इटली 1288 में कायल पांड्य के काल में। इब्न बतूता मोरक्को, ये भी पूछा जाता है। इब्न बतूता तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के साथ। इसके बाद निकोलो कोंटी हैं 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम। राल्फ फिच हैं 1591 में अकबर के टाइम पर। इसके बाद विलियम हॉकिंस भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। विलियम हॉकिंस तो 1608 ईस्वी में जहांगीर की शासनकाल में आए। टॉमस रो भी पूछा जाता है। टॉमस रो तो 1615 ईस्वी में जहांगीर की शासनकाल में। पीटर मुंडी 1630 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में। तो विलियम हॉकिंस कम जहांगीर, टॉमस रो जहांगीर। अगला तथ्य है प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें और लेखक हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्य सीयम और मेघदूतम, इसकी कालिदास लेखक रहे हैं। अष्टाध्यायी पार्डिन की है राजतरंगड़ी, क्योंकि कश्मीर का इतिहास या कल्हड़ का है। इसके बाद अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, यह कौटिल्य की है। हर्षचंद्र कादम्बरी बाणभट्ट की। मिलिंद पन्हो का नागसेन, गीत गोविंद जयदेव की। सौंदरानंद तथा बुद्धचरित किसकी है, तो यह अश्वघोष मेघ की है। ठीक है, अश्वघोष, माफ़ कीजिएगा, अश्वघोष। इसके बाद आप देखोगे किरातुर्जुनियम, ये भी एग्जाम में पूछा लिया जाता है आपसे, तो यह भारत की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली किसकी, तो हर्ष की द्वारा लिखी। सी यू की हुएनसांग की है। ठीक है, इसके बाद है चंदायन, तो चंदायन किसका है, मुल्ला दाऊद का। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पद्मावत जायसी की है। आल्हा खंड जो है जगनिक की है। बीशल देव रासो नरपति नाल की है।
अगला फैक्ट है, आप विभिन्न अभिलेख दे रखे हैं और संबंधित स्थान। गुर्जरा जो अभिलेख है यह गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, मानसेरा हजारा पाकिस्तान, कलसी देहरादून उत्तराखंड में, सोफरा अभिलेख जो है ये थाणे महाराष्ट्र है, गिरनार कठियावाड़ गुजरात में है, एरागुड कुरनूल आंध्र प्रदेश है, मास्की रायचूर कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत के मंदिर दे रखे हैं। तो नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ है, तो नचना कुठार एमपी में है। भूमरा का शिव मंदिर नागौद एमपी में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी मध्य प्रदेश में है। तिंगवा विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी कर्नाटका में है। और कंदारिया महादेव खजुराहो एमपी। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। सास बहू मंदिर ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में है। मामा भांजा मंदिर दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर तमिलनाडु में है। अगला जो फैक्ट है वो प्रमुख वंश साम्राज्य उनके संस्थापक दे रखे हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, नंद के महापद्मनंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कंडो वंश के वसुदेव कंडो, सातवाहन वंश के सिमुक संस्थापक रहे। कुषाण वंश के संस्थापक रहे हैं कुजुल कड़फिशेष। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। संगम वंश के संस्थापक हरिहरबुक्का, ठीक है, हरिहरबुक्का नामक दो भाई आप पढ़ते होंगे। ये हो गए आपके, ठीक है, विजयालय हो गए आपके चोल वंश, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के, हरिहरबुक्का जो है संगम वंश। अगला जो फैक्ट है वो सल्तनत कालीन इमारतें दे रखी हैं और स्थल और किस शासक से संबंधित है, ठीक है। तो कुबद उल, ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, यह दिल्ली में है। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक शासक संबंधित। कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा तो अजमेर में है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद आपका है प्रमुख स्थल दे रखे हैं और शासक हैं। तो लाल महल कहाँ पर है, दिल्ली, बलबन से संबंधित। अलाई दरवाज़ा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में, इब्राहिम लोदी। अतारकिन का दरवाज़ा नागौर, इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद है तुगलकाबाद है कहाँ पर, दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक संबंधित। आदिलाबाद का किला दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँपनाह का नगर दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक। कोटला फिरोज शाह दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक। काली मस्जिद जो कि अष्टभुजीय है, दिल्ली में स्थित है और फिरोज शाह तुगलक संबंधित। दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, इल्तुतमिश, ठीक है, तो ये दरगाह इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश का मकबरा नागौर रजिया, ठीक है, तो नागौर रजिया संबंधित, रजिया के द्वारा। इसके बाद है सीरी का किला है तो दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में, मोहम्मद तुगलक। अटाला मस्जिद जौनपुर, इब्राहिम शाह सरकी। चांद मीनार, चार मीनार, ठीक है, तो ये हैदराबाद में है और कुली कुतुब शाह जो है संबंधित। विजय स्तंभ की बात करोगे तो चित्तौड़ में है, राणा कुंभा संबंधित। तो ये रहे हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिलेख दे रखे हैं और संबंधित शासक हैं। मंदसौर का जो अभिलेख है वो शिववर्मन शासक संबंधित हो जाएगा। और रुद्रदामन के शासक का जो रहा संबंधित जूनागढ़ गिरनार हो गया। अब इसके बाद रुम्मनदेई स्तंभ लेख अशोक से हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित। हाथी कुंभा अभिलेख जो है खारबील शासक। इसके बाद है आपका दिल्ली टोपरा या दिल्ली मेरठ, तो ये अशोक का अभिलेख जिसे फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। आगे बढ़ते हैं आगे। अगला दे रखा है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश हैं और संस्थापक। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। दिल्ली सल्तनत मुगल। तो गुलाम वंश का जो समय रहा वो 1206 से लेकर के 1210। इसके बाद गुलाम वंश में जो आते हैं, ठीक है, तो गुलाम वंश में 1206 से लेकर के 1290। इसमें जो शासक रहे हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से 1210।
इसके बाद आराम शाह 1210 से 11, इल्तुतमिश 11 से 36, रुकनुद्दीन फिरोज 1236, रजिया सुल्तान आती हैं 1236 से 40, मुइजुद्दीन बहराम शाह यह 1240 से 42, अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, तो 1242 से 1246 है। नसरुद्दीन महमूद हैं 46 से 65, गियासुद्दीन बलबन इनका जो टाइम पीरियड है और 1265 से 1287 है। मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 नसब्बे। इसके बाद जो अंतिम रहे हैं गुलाम वंश के, दैट इज कैमूर्स, तो यह 1290 याद रखिएगा, कम से कम पहला और अंतिम जरूर याद रखें। इसके बाद गुलाम वंश के बाद जो आता वंश है वह है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समय रहा है वो 1290 से 1320। इसके अंदर सबसे पहले जो आते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जानते हो, पढ़ते हो। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तो ये हैं 1290 से 96 अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन आते हैं 96 से 1316 है। इसके बाद मुबारक खिलजी है 1316 से 20 है। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, ठीक है। इनका याद रखने का जो समय है इसको ज़रूर देखिएगा। गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद आते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो समय पीरियड है वह 13 से 20 से 1414 है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, संस्थापक हो जाएंगे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय हैं। अबू बकर शाह है 1389 है। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1412। इसके बाद सैयद वंश आता है। तो सैयद वंश का जो समय रहा 14 से 1451 रहा है। खिज़्र खां रहे सैयद वंश के संस्थापक, 14 से 1421 रहा है। मुबारक शाह आते हैं, फिर मोहम्मद शाह हैं। इसके बाद आलम शाह, ठीक है। तो सैयद वंश के अंतिम रहे आलम शाह। इसके बाद लोदी शाह, ठीक है। तो लोदी वंश आता है। लोदी वंश का 1451 से 1526 है। और बहलोल लोदी जो है आप जानते हो लोदी वंश के संस्थापक रहे, तो इनका समय 51 से 89 रहा है। इसके बाद सिकंदर लोदी आते हैं 89 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 15 से 26। तो लोदी वंश के अंतिम हो जाएंगे इब्राहिम लोदी, सैयद वंश की आलम शाह, इस तरह याद रखिएगा। गुलाम वंश के अंतिम जो है कैमूर्स रहे हैं। खिलजी वंश के अंतिम जो होंगे मुबारक खिलजी। तुगलक वंश के नजरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। तो ये है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ा आपने? गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, गुलाम हो गए, खिलजी हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश याद रखिएगा, इनका समय भी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया है वह सूफी संप्रदाय एवं उनकी संस्था। तो यहाँ पर संप्रदाय, तो चिश्ती संप्रदाय की संस्थापक हैं अबू अब्दाल चिश्ती, और यह भारत में प्रचारक इसके जो रहे हैं चिश्ती संप्रदाय के वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी संस्थापक हैं जियाउद्दीन अबुलजीव, और भारत में प्रचारक इसके बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय के संस्थापक कादरी के हैं अब्दुल कादिर, ठीक है, अब्दुल कादिर, और शाह नियामतुल्लाह जो है पूरे भारत में प्रचार किए। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक हैं बहाउद्दीन, और मखदूम जिलानी जो है पूरे भारत में प्रचार किए। इसके बाद सत्तारिया संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल सत्तार हैं, और ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है ये प्रचार किए भारत में। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला नोट जो दिया है वो सिख धर्म गुरु और उनके कार्य। तो गुरु काल आपसे कम ही पूछा जाएगा, ठीक है, पूछे जाने के चांस बिल्कुल नहीं है। सिख गुरु आप पढ़ो, उनके प्रमुख कार्य पढ़ो। तो गुरु नानक देव का जो रहे हैं सिख धर्म की स्थापना किसने? गुरु नानक देव ने की, आदि ग्रंथ की रचना की। इसके बाद गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक रहे हैं। धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास ने की। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर, ठीक है, जो कि काफ़ी मशहूर है, तो स्वर्ण टेम्पल जो है ये, इसकी नींव किसने रखी? तो गुरु अर्जुन देव ने, और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन रहा। इसके बाद है अकाल तख्त की स्थापना, सिखों को लड़ाकू समुदाय में बदला, यह गुरु गोविंद सिंह रहे हैं। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध का भाग लिया, तो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में जो भाग लिया यह गुरु हर राय रहे हैं। इसके बाद अल्पवयस्क अवस्था में ही मृत्यु हुई थी, वो थे गुरु हरकिशन। इसके बाद है खालसा, ठीक है, खालसा सेना की स्थापना की, और सिखों के अंतिम गुरु रहे हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह।
टाइम 1664-1674। अगला जो नोट दिया है वह विभिन्न वंश और उनकी राजधानियां हैं। जैसे कि काकतीय वंश तो काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, होयसल की है द्वार समुद्र, यादव की देवगिरी, पांड्य वंश की राजधानी है कोरकई या मदुरई, आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर, कुतुब शाही की गोलकुंडा, निजाम शाही की हैदराबाद और सरकी शाही की जौनपुर है, राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत, पुष्यभूत की राजधानी थानेश्वर कन्नौज और पल्लव की राजधानी है कांचीपुरम। तो मिलान करने को आ जाता है पाल की राजधानी मुंगेर और गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज एवं गुजरात। बढ़ते हैं आगे। अगला है विभिन्न शासकों द्वारा किए गए कार्य हैं, कार्य दे रखे हैं और शासक। तो दीवान ए बंदगान कार्य फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, दीवान ए मुस्तगराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान ए अर्ज बलबन, नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, नवरोज बलबन, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी का रहा, आईन 10 साला अकबर का, प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक, चहलगानी अमीर, ठीक है। तो यह इल्तुतमिश से संबंधित, सड़क ए आजम शेर शाह, फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक, संस्थापक आगरा शहर सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट दिया है वो नाम दे रखे और उनकी उपाधियां और उपनाम हैं। शासक या उपाधि उपनाम दे रखा है। तो बाबर पादशाह मिर्जा और गाजी की उपाधि हो गया। इसके बाद औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब बहादुर आलमगीर जिंदा पीर के नाम उपाधि रही हैं। इसके बाद बहादुर शाह का देखो शाह आलम प्रथम या साहिब ए बेखबर। मुइजुद्दीन की अगर बात करोगे इन्हें जहांदर शाह नाम रहा है, लंपट मूर्ख भी इन्हीं को कहा गया। इसके बाद फर्रुख सियार जो कि घृणित कायर के रूप में रहे। इसके बाद रफ़ी उद दरजात तो कठपुतली शासक के तौर पर, अजुजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, अली गौहर को शाह आलम द्वितीय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद रफ़ीउद्दौला हैं, शाह जहाँ द्वितीय हैं, मोहम्मद शाह तो रोशन अख्तर रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय जफ़र। तो जफ़र कौन रहे हैं? बहादुर शाह द्वितीय का नाम ही जफ़र रहा। बढ़ते हैं अगले ओर। अगला जो फैक्ट है वो है बाबर की युद्धों का क्रम दे रखा है। तो बाबर द्वारा जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा से। इसके बाद बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में राजा मेदिनी राय से। इसके बाद है घाघरा का युद्ध है, तो ये 1529 ईस्वी में अफगानों से लड़ा गया था बाबर के द्वारा। अगला है हुमायूं के प्रमुख युद्ध हैं। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच रहा। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी से लड़ा हुमायूं ने। मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 ईस्वी में तातारा खां एवं नसीब खां से लड़े। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में अफगानों से हुमायूं ने लड़ा। बाबर, हुमायूं, फिर अकबर। अकबर का है पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में, मालवा का विजय जो रहा 1561 का, चुनार पर अधिकार 1561 में किया, मेड़ता पर अधिकार 1562, रणथंभौर की विजय 1569 में, गुजरात विजय 1573, बिहार बंगाल विजय 1574-76 के मध्य, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा 1576 में, काबुल विजय 1581 में, कश्मीर विजय 1586 में। अगला तथ्य है प्रसिद्ध शासकों के जो मकबरे हैं। तो बाबर का जो मकबरा काबुल का अफ़गानिस्तान है, ठीक है। इसके बाद हुमायूं का दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार है, अकबर का सिकंदराबाद जो है आगरा में। इसके बाद है जहांगीर का तो ये शाहदरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में उत्तर प्रदेश में। इसके बाद औरंगजेब तो खुलदाबाद अहमदनगर में। बहादुर शाह जफ़र का जो मकबरा है वो रंगून वर्तमान इंगून में। अगला फैक्ट है मुग़ल कालीन पुस्तकें दे रखी हैं, अनुवाद या कृति हो, रचनाकार। तो बाबर नामा किसकी? बाबर की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की, पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी की, अकबर नामा अबुल फजल की है। इसके बाद तहकीकात हिंद किसके द्वारा रचित है? तो ये अलबरूनी अरबी भाषा में लिखी गई है। तारीख़ यामिनी अल उदबी की है अरबी भाषा में। तारीख़ ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की फ़ारसी भाषा में है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर द्वारा है। अथर्ववेद की बात आ गई तो हाजी
इब्राहिम सरहिंदी फ़ारसी में लिखा। रामायण महाभारत एवं सिंहासन बत्तीसी अब्दुल कादिर बदायूनी फ़ारसी भाषा में अनुवाद की। ठीक है। इसके बाद है पंचतंत्र एवं लीलावती, तो यह जो है फैजी जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद की। ठीक है। पंचतंत्र एवं लीलावती का रामायण महाभारत और सिंहासन बत्तीसी का फ़ारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी रहे। अगला जो फैक्ट वो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दे रखे हैं। तो दास प्रथा का अंत अकबर ने किया 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575। लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578। मजहरनामे की घोषणा 1579 है। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की। इलाही संबत की शुरुआत जो की गई है 1583 में। राजधानी लाहौर जो स्थानांतरित की अकबर के द्वारा, यह 1585 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। अगला पेज है प्रमुख युद्ध एवं तिथियां दे रखी। अगला जो फैक्ट है वो है प्रमुख युद्ध और तिथियां हैं। तो पानीपत का पहला जो युद्ध रहा है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर इसमें विजयी रहा है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध रहा 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर व अफगान शासकों के बीच रहा है। इसके बाद है चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में रहा है। अकबर व हिमू के बीच रहा, जिसमें अकबर विजयी रहा। इसके बाद है तालीकोटा युद्ध। तो तालीकोटा का जो युद्ध रहा है वह 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य एवं अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा एवं बीदर के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जहाँ 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और मान सिंह के बीच, जिसमें कि राणा प्रताप जो है वो पराजय हुए थे। ठीक है। तो राणा प्रताप जो कि मान सिंह रहे वो अकबर के सेनापति के तौर पर लड़ाई किया इन्होंने। इसके बाद है आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का जो युद्ध रहा वो 1757 ईस्वी में क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी जो रहे वो पराजित हुए थे। इसके बाद है पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वह 1761 ईस्वी में लड़ा गया और अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुन्नो ने शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला त्रिगुड़ को जो है हराया था। इसके बाद है आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 और 16 के बीच लड़ा गया। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई, जिसमें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेटिंग जो है रहे हैं अंग्रेज़ों की ओर से। इसके बाद है आपका अगला जो फैक्ट है वो यूरोपीय कंपनियां दे रखी हैं। ठीक है। इनकी आगमन या स्थापना वर्ष, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 आई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला है महत्वपूर्ण संगठन दे रखे हैं और संस्थापक हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजन राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरिजियो के द्वारा 1826 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1866 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु द्वारा 1867 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अल्कॉल्ट एवं ब्लाटवात्स्की के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा 1906 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली एवं शौकत अली दो भाई रहे, 1919 रहा है। स्वराज पार्टी की अगर बात करोगे तो मोतीलाल नेहरू द्वारा और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में। ये वही है जब त्रिपुरी से क्या है, इस्तीफा देने के बाद। इसके बाद आती है बात विभिन्न विद्रोह दे रखे हैं और स्थान है उनसे। मोपला विद्रोह का संबंध केरल राज्य से, पावना विद्रोह बंगाल से है, एका आंदोलन अवध से, मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड। ठीक है, तो आप झारखंड ही लगाइएगा, अगर बिहार ऑप्शन झारखंड नहीं दिखता तो आप बिहार लगा दीजिएगा। कुकी जो है त्रिपुरा से हो जाएगा, कुका पंजाब, तो कुकी है त्रिपुरा, कुका है पंजाब। सन्यासी विद्रोह बंगाल। बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्ट आपका 1857 की महान क्रांति और उनके प्रमुख केंद्र हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा लेखपाल की। तो दिल्ली, अगर दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर और वक्त खां, 11 से 12 मई 1857। डेट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप केंद्र और जो वहाँ से जो नेतृत्व किए थे, ठीक है, तो स्थान या केंद्र और नेतृत्वकर्ता, साथ ही विद्रोह दबाने वाले को भी आप देख लीजिएगा। तो कानपुर में अब देखो तो कानपुर से जो है नाना साहब और तात्या टोपे, और जो है इस विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने, ठीक है। जबकि दिल्ली वाला निकलसन एवं हडसन के द्वारा। लखनऊ जो कि बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, और ये 4 जून 1857 कैंपबेल के द्वारा इसको दबाया गया। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से हीरोज रहे हैं, हीरोज के खिलाफ लड़ी थी। इसके बाद इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया, कर्नल नील यहाँ पर विद्रोह के दमन करता रहे हैं। जगदीशपुर से जो कि बिहार कुंवर सिंह है, तो यहाँ अगस्त 1857 विलियम टेलर आयर, ठीक है, तो ये समय है कब इन्होंने दबाया विद्रोह को। इसके बाद बरेली से जो नेतृत्व किया था खान बहादुर खां, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अदीमुल्ला, ठीक है। तो खासकर आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला तथ्य ये पूछेंगे केंद्र और भारतीय नायक कहाँ से कौन जो है वो नेतृत्व किया था। बाकी विद्रोह जो दमनकर्ता जो रहे इनको भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट आ रहा हो, महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थापक दे रखे हैं। अभिनव भारत समाज की जो संस्थापक रहे स्थापना व बी डी सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी की लाला हरदयाल संबंधित। चटगांव शस्त्रागार हमला जो वो सूर्यसेन मास्टर नेतृत्व रहा। इसके बाद काकोरी कांड राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित रहे। लाहौर षड्यंत्र से जतिन दास। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित रहे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, यह चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। यहाँ ये 1924 से कानपुर रहा, फिर दिल्ली चले गए थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में इसकी की गई थी स्थापना। इसके बाद नौजवान भारत सभा है जो कि भगत सिंह से संबंधित है। अगला तथ्य है महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न, जैसे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 मनाया गया। 1962 में इंदु प्रकाश जस्टिस नराडे, ठीक है। तो 1962 में इंदु प्रकाश प्रकाशन घोषणा जस्टिस नराडे। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ, रामपुर में। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में। नवसृजित उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश रहा। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है तो गोवा है, जानते हो। आर्टिकल 44 अप्लाई करते हो, समान सिविल नागरिक संहिता। इसके बाद है कंप्यूटर की जन्मदाता कौन है, तो ये चार्ल्स बेबेज है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो आयु हो कितनी है, राज्यसभा तो जानते हो राज्यसभा को सदन के तौर पर जाना जाता है 30 वर्ष है, जबकि जो निम्न सदन जिसको कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं उसके लिए 25 है। नाबार्ड की स्थापना 1982 है। कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो शहादत खां था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित कहाँ पर, इटावा में है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित कहाँ से है, ब्रजभूमि से है। इसके बाद आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। तो ये प्रमुख प्रश्न और उत्तर रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्या दिया नोट है, तो ये भी प्रश्न उत्तर ही है। तो संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी, 15। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा, खूंटी झारखंड का। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का। संविधान का 52वां संशोधन दल बदल यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इससे संबंधित है। इसके बाद है आपका प्रसिद्ध गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, जो कंपोज किया था वो शर्मा मदिगवाल के द्वारा। पल्ली आंदोलन संबंधित तमिलनाडु राज्य से है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, बनारस में। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। इसके बाद है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो यह 13वां शिलालेख है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है, तो यह हड़प्पा स्थल सुरकोटदा है। इसके बाद है ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित, तो ये कैरिबियन सागर में।
इसके बाद द लैंड ऑफ गोल्डन पीस किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक बलवंत राय मेहता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। आइए सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह स्वर्ग का देवता बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यह वीनस शुक्र है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा जो है हो सकता है थोड़ा पुराना इन्होंने किया हो, तो थोड़ा आप अपडेट कीजिए इसको। बृहस्पति के 79 से जो है उपग्रह है, जबकि वहीं पर सैटर्न के साथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सैटर्न कर लीजिएगा। शनि कितना है? 82 है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह गैनीमीड है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। भोर सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन या सर्वाधिक गर्म जो गारा है यह शुक्र है। सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है? तो वीनस है। हरा ग्रह जो है वरुण को कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति है। विपरीत घूर्णन करने वाला जो ग्रह है शुक्र और अरुण है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो तथ्य दिया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन व अध्यक्ष व संबंधित तथ्य हैं। तो बम्बई अधिवेशन 1885, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अध्यक्ष की अगर बात करोगे तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि रहे हैं, और एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। इसके बाद आज बात आती है कलकत्ता अधिवेशन की। तो कलकत्ता अधिवेशन दूसरा होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है, और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। 1886 है, 1893 और 1906 भी रहा है। इसके बाद बात आती है 87 की। तो मद्रास अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की जाती है, और एग्जाम में अक्सर पूछ भी लिया जाता है कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष रहे कौन रहे? तो बदरुद्दीन तैयब, जिन्होंने तीसरी अध्यक्षता की थी। इसके बाद बात आती है जॉर्ज यूलो की, जिन्होंने पहले कांग्रेस अध्यक्ष जो है अंग्रेज के तौर पर, जैसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तो बदरुद्दीन तैयब। वही पहले अंग्रेज अध्यक्ष के तौर पर कौन है? तो जॉर्ज यूले हैं। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 का। इसके बाद 96 ने बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट प्रमुख वही दिए गए हैं। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की जाती है, और यही इसी अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कृति है। अगला है आपका बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 में होता है, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग जो है वो स्वीकार की गई थी, और 1905 में ही जो है बंगाल विभाजन भी हुआ था। ठीक है। इसके बाद बात आती है कलकत्ता अधिवेशन 1906 की, तो जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किया गया था। और इस बात से याद आती है, कोई जो है सब्सक्राइबर रहा है स्टूडेंट, उसने कमेंट किया कि स्वराज शब्द का पहली बार लाहौर अधिवेशन यूज किया गया, मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। तो ऐसे नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है लाहौर अधिवेशन 1929 का रहा है, वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो जब शेड कोई करा रहा था जिसने कमेंट किया, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा मत किया करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सूरत अधिवेशन है 1907 का, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई, और कांग्रेस का पहला विभाजन जो है वो 1907 में गर्म दल और नरम दल जो है अलग हुए, जो कि लखनऊ में जाकर 1916 वाले मिले थे। तो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911 का। इसमें खास बात क्या रही कि पंडित विशन नारायण दर इसकी अध्यक्षता की गई थी, और कलकत्ता अधिवेशन में जो जनगण मन जो है पहली बार गाया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता 1911 का। फिर बात आती है लखनऊ अधिवेशन 1916 की। इसकी अध्यक्षता इसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण इसलिए अधिवेशन है क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता यहीं पर हुआ था। इसके बाद बात आती है कलकत्ता अधिवेशन 1917 की। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और वहीं पर ये पूछ लिया जाता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो 1925 वाला कौन सा? सरोजिनी नायडू के द्वारा, कानपुर वाला। ठीक है,
तो एनी बेसेंट के द्वारा प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर रही हैं, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष रही हैं। सर्वप्रथम तिरंगा जो अपनाया गया वो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। इसके बाद आती अमृतसर अधिवेशन 1919 का महत्वपूर्ण क्योंकि है क्योंकि अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इस अंतिम अधिवेशन जिसमें जो है तिलक ने भाग लिया था, क्योंकि इसके बाद क्या है, तिलक जो है वो देश के लिए आज़ाद हो गए। आइए देखते हैं अगला अधिवेशन। अगला है 1920 का नागपुर अधिवेशन। महत्वपूर्ण क्योंकि इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का नया संविधान निर्माण हुआ था। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा जो है किया गया था, राघवाचार्य यार, ठीक है। गया अधिवेशन 1922 का महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद बेलगांव अधिवेशन 1924 का क्योंकि एक ही अधिवेशन रहा है महात्मा गांधी जी के द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, 1924 का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। कानपुर अधिवेशन की बात आती है जो कि सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, नहीं प्रथम भारतीय महिला, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष तो अधिवेशन 1917 का रहा कलकत्ता का, और प्रथम भारतीय महिला, याद रखना, ठीक है। अगला है लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे 1929 लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसके बाद बात आती है 1931 का जो कि कराची अधिवेशन रहा है। यहाँ पर मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे, सरदार पटेल अध्यक्षता की थी। इसके बाद बात आती है बम्बई अधिवेशन 1934 की, तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई और इसी समय अखिल भारतीय ग्रामोद्योग एवं अखिल भारतीय चरखा संघ की क्या है स्थापना की गई थी। अगला जो अधिवेशन महत्वपूर्ण है फैजपुर बंगाल अधिवेशन 1937 का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था, फैजपुर। इसके बाद है हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो हरिपुरा और त्रिपुरी दो ही अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना की समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं और राष्ट्रीय योजना जो समिति का गठन किया गया इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इसके बाद है त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 का रहा है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण जो पट्टाभ सीतारामैया को हरा दिए, क्योंकि गांधी जी उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो पट्टाभ सीतारामैया हरा दिए तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी जो है खुश नहीं थे क्योंकि लड़ाए थे तो हार ही गए थे, तो थोड़ा तो दुख होता ही है। तो दुखी हो गए तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा इस्तीफा दे दिया, चलो ठीक नहीं लग रहा है इनको, अच्छा चलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, नियुक्त किए गए हैं इस्तीफा देने के बाद किसी सुभाष चंद्र बोस। तो ये पेड 2022 माफ़ कीजिए पेड 2021 में पूछा हुआ प्रश्न रहा है, जो कि घटना चक्र से सीधे आए हुए सभी रहे हैं। तो घटना चक्र आप पढ़ते रहिए पेड के लिए, 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है वीडियोज उसके लिए। चलिए, मेरठ अधिवेशन महत्वपूर्ण है 1946 का, क्यों, क्योंकि इसकी अध्यक्षता तो JB कृपलानी ने की। दूसरी बात है कि आज़ादी के समय कृपलानी जी अध्यक्ष थे, ठीक है, तो आज़ादी के समय कृपलानी अध्यक्ष थे और नवंबर 1947 में इनके इस्तीफे देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान देना क्या है कि अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस। ये पूछा जाता है कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसने की, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो ये अधिवेशन से संबंधित तथ्य कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो तथ्य दिया रखा है वो फैक्ट है आपका, महाद्वीप दे रखे हैं, सबसे बड़ा देश है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटा देश, सबसे बड़ी झील, गहनतम बिंदु। तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है, ठीक है, एरिया, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो है देश चाइना है और एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो चोटी माउंट एवरेस्ट होगा। सबसे लंबी जो नदी है वो यांगसी क्यांग है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश देखोगे तो मालदीव है। सबसे बड़ी जो झील सागर वो कैस्पियन सागर है और गहनतम बिंदु जो है वो मृत सागर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है अल्जीरिया है। सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है और नील जो है सबसे लंबी नदी हो जाएगी और मेओटी जो है सबसे छोटा देश है। विक्टोरिया सबसे बड़ी झील होगी और गहनतम बिंदु जो है वो आसाई झील है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश बनता है कनाडा। सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकनले। मिसिसिपी मिसौरी जो है सबसे लंबी नदी होगी। सेंट पीरे सबसे छोटा देश होगा और सुपीरियर सबसे बड़ी झील होगी।
उत्तरी अमेरिका। डेथ वैली जो है ये गहनतम बिंदु है। दक्षिण अमेरिका की बात करोगे तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बनेगा ब्राज़ील। एकांकगुआ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अमेजन जो है सबसे लंबी नदी बनेगी। फॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। टिटिकाका जो है सबसे बड़ी झील है। वाल्डस प्रायद्वीप जो है ये गहनतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बनता है ऑस्ट्रेलिया, मतलब देश सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद माउंट कैस्क्यू जो है सबसे ऊंची चोटी है। मर्रे डार्लिंग जो है सबसे लंबी नदी बनेगी। नौरू जो है सबसे छोटा देश और आयर जो है सबसे बड़ी झील। आयर झील जो है गहनतम बिंदु। यूरोप का सबसे बड़ा देश बनता है रसिया। माउंट एल्ब्रूस जो है सबसे ऊंची चोटी है। वोल्गा सबसे लंबी नदी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश बनता है यूरोप का। इसके बाद लैगुडा जो है सबसे बड़ी झील है। इसके बाद है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी अंटार्कटिका वो है विंसन मासिफ। और सबसे जो लंबी नदी है अंटार्कटिका की वो है ओनिक्स नदी। और सबसे बड़ी झील है वोस्टोक। और इसका जो गहनतम बिंदु है वो बेंटले ट्रेच है। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो डोरंड जो रेखा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा भारत चाइना। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड है। मेन रहीम रूस फिनलैंड के बीच रहा। मैग्नीट रेखा जो है मैग्नीटाट जो है ये आपका जर्मनी फ्रांस है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी वियतनाम है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया है। 49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व के घास क्षेत्र दे रखे हैं और इनकी प्रकृति है और लोकेशन। तो लोकेशन खासकर मिलाने को आ जाता है और ज़्यादा टफ बनाते हैं तो प्रकृति भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और ईजी बनाएंगे तो ज़्यादातर आपसे जो है लोकेशन ही पूछ लेंगे। तो स्टेपी प्रदेश जो है ये शीतोष्ण प्रकृति की घास भूमि है। सोवियत रूस में है। प्रेरी जो है वो यूएसए एवं कनाडा, ठीक है। इसके बाद पंपाज अर्जेंटीना। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है। पुस्ताज जो है वो हंगरी, पुस्ताज हंगरी में है। कैंटरबरी घास मैदान न्यूजीलैंड है। शवाना जो है मध्य अफ्रीका में है। लानूर जो है अमेजन बेसिन में है। कंपोज ब्राज़ील में है। और पटाना जो है वो श्रीलंका। इसके बाद पार्कलैंड जो घास भूमि है ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा उष्ण शीतोष्ण, ये आप कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खासकर आपको लोकेशन और घास के मैदान किस देश में है, आगे बढ़ते हैं। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिया हुआ चक्रवात नाम और स्थान। खासकर आपसे करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा चक्रवात जो करंट से बिल्कुल रिलेट होगा। तो हरिकेन जो है कैरिबियन द्वीप समूह में। टाइफून दक्षिणी चीन सागर को प्रभावित किया। विली ऑस्ट्रेलिया को। और टॉर्नेडो जो है यूएसए में। चक्रवात जो है हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की प्रमुख झीलें दे रखी हैं। कैस्पियन सागर जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान की सीमा पर है। सुपीरियर जो झील है वह यूएसए कनाडा जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया जो झील है तंजानिया युगांडा। इसके बाद ह्यूरोन इरी ओंटारियो जो है यूएसए और कनाडा। इसके बाद अराल सागर कहाँ पर है तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। इसके बाद टंगानिका जो झील है तंजानिया और कांगो। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो झील है वो बैकाल की है जो कि रसिया की सबसे गहरी झील है। अगला है आपका विनिपेग ग्रेट स्लेव या ग्रेट बियर झील या अथाबास्का कनाडा। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू के बीच। इसके बाद मृत सागर देखोगे तो रजाइल जॉर्डन। वान जो झील है टर्की। रेंडियर झील कनाडा। आयर झील दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट साल्ट अमेरिका है। मानसरोवर झील तिब्बत। तो आप ये पूरा का पूरा देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नोट है वो भारत की प्रमुख झीलें हैं। तो आइए देखते हैं झील प्रमुख हैं उनकी लोकेशन। सांभर झील जो कि राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है। तो यही चिल्का झील है, चिल्का लेक जो रामसर साइड पहली रही है। इसके बाद सूरज कुंड हरियाणा का है। कहाँ है सूरज कुंड झील? हरियाणा में, ठीक है। जबकि रूपकुंड आपका रूपकुंड जो है उत्तराखंड में पड़ता है। सूरज कुंड हरियाणा, ध्यान दीजिएगा। डल झील है तो जम्मू कश्मीर। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु सीमा पर। इसके बाद कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर है। चोलामू झील सिक्किम में।
लोनार झील महाराष्ट्र जो कि कृत्रिम झील होगी, उसके बाद कीथम झील जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये है भारत की प्रमुख झीलें। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख जलप्रपात दे रखे हैं। तो ये बिल्कुल सुपर फास्ट, बिल्कुल की फैक्ट रिवीजन है, ठीक है, बहुत अति महत्वपूर्ण वीडियो है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में, नोहकलिकाई जो है ये आपका मेघालय में है, डुडुमा जलप्रपात मस्कुंड नदी उड़ीसा में है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है जबलपुर में। इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटका है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा कर्नाटका, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटका, गोगक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटका में। बढ़ते हैं आगे, वो है आपका विश्व की जनजातियों संबंधित स्थान, ठीक है, कौन सी जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो मशाई केन्या पूर्वी अफ्रीका, बुशमैन बोत्सवाना कालाहारी, इसके बाद नूबा जो है सूडान में पाई जाती है, पिग्मी जो है कांगो बेसिन में है, खिरगिज जो है मध्य एशिया में, जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका, बर्बर जनजाति मोरक्को, इनुइट जनजाति कनाडा, बेदा जनजाति श्रीलंका, एस्किमो जो है कनाडा की जनजाति है, गोंड जनजाति भारत, बद्दू जनजाति जो है सऊदी अरबिया, पपुआंस जो है वो न्यू गिनी की है, शेरपा जो है नेपाल, टोडा जो है दक्षिण भारत तमिलनाडु की होती है। इसके बाद एनु है जापान की, रेड इंडियंस जो है उत्तरी अमेरिका है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की है, अल्पाइन जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, नीग्रेटो जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया, उसके बाद नार्डिक जो जनजाति है या स्कैंडिनेविया की। अगला तथ्य भारत के प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला और जलेपला सिक्किम में पाया जाता है, पालाघाट दर्रा तमिलनाडु नेपाल, और यहाँ पर जो आपका पालघाट की थाल घाट है, थाल घाट मुंबई नासिक हो जाएगा, तो पालघाट जो है आपका तमिलनाडु केरल की तट पर। इसके बाद आप देखोगे तो भोरघाट मुंबई पुणे है, और माना नीति लिपुलेखिया उत्तराखंड, रोहतांग शिवकीला बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल है पीर पंजाल है, तो बनिहाल है पीर पंजाल है, जोजिला काराकोरम बुर्जिल, ठीक है। तो जोजिला जो है अब जा, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो नए बन गए हैं, तो जोजिला लद्दाख में करोगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर है तो जोजिला अगर आएगा तो लद्दाख लगाइएगा। डाफला है बोमडिला दिफू यांगपांग, यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। इसके बाद जलेपला नाथुला सिक्किम है, तुदू दर्रा मणिपुर का है, और शेनकोटा दर्रा तमिलनाडु केरल में पाया जाता है। अगला जो तथ्य भारत की अंतिम सीमा बिंदु दे रखे हैं, तो उत्तरतम जो बिंदु है इंदिराकोल जम्मू कश्मीर है, पश्चिमतम बिंदु जो है आपका तो इंदिराकोल हो गया जम्मू कश्मीर काराकोरम रेंज में, ठीक है। इसके बाद पूर्वी देखो तो किब्यूथी अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी बिंदु गौरमत गुजरात का है, दक्षिणतम देखोगे तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिराकोल इंदिरा पॉइंट, ठीक है, तो ग्रेट बार निकोबार द्वीप में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो तथ्य दिया है वो है भारत के एवं विश्व के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो पत्तन है विशेषता, तो पारादीप पत्तन की जो विशेषता है वो डेल्टा पत्तन है, उड़ीसा में स्थित है, कांदला जो है ये ज्वारीय पत्तन है, गुजरात का है, एन्नौर जो है कोयला बंदरगाह तमिलनाडु में है, जवाहरलाल पत्तन ये मशीनरीकृत पत्तन है, ये महाराष्ट्र है, विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक सबसे गहरा प्राकृतिक, कलकत्ता एवं हल्दिया जो बंदरगाह पत्तन ये नदी घाट पत्तन पश्चिम बंगला होगा, विशाखापट्टनम तो यह डॉल्फिन नोज के लिए आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद है योकोहोमा, यह जापान में है, इगारका जो है रसिया में है, मांटेवीडियो उरुग्वे है, शंघाई पत्तन जो है चाइना का है, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, रॉटरडम पत्तन जो है ये नीदरलैंड में पड़ेगा, ग्वादर जो है यह पाकिस्तान का है, और जकार्ता इंडोनेशिया होगा, और पोर्ट डायमंड जो है दक्षिण अफ्रीका का है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो फैक्ट है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और उनका लोकेशन। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना कहाँ पर, उड़ीसा में है, सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात 4 राज्य से संबंधित है, नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में है, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल है, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल बिहार 2 टच करेगी, इर्दुकी परियोजना जो है केरल राज्य है, शरावती परियोजना शिव समुद्रम कर्नाटका में। इसके बाद थीन बांध परियोजना पंजाब में है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान संबंधित है। इसके बाद तिलबुल परियोजना भारत पाकिस्तान, टनकपुर बांध परियोजना भारत नेपाल है, सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर है लोकेशन। इसके बाद आप देखोगे पूंजम पाद परियोजना जो कि
तेलंगाना में है। अगला है कोसी नदी जो कि बिहार की है शोक नदी के रूप में। तो कोसी परियोजना भारत, नेपाल, बिहार। इसके बाद सोन परियोजना बिहार में है। काकरा पार परियोजना गुजरात, उकाई परियोजना गुजरात, माही परियोजना गुजरात, साबरमती परियोजना गुजरात, गांधीनगर परियोजना मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान, रेहंद परियोजना उत्तर प्रदेश, शारदा प्रोजेक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश, माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड, नागार्जुन सागर परियोजना तो खासकर आंध्र प्रदेश मिलाने को अक्सर मिल जाता है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटका, निजाम सागर परियोजना तेलंगाना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। विभिन्न उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो उर्वरक उत्पादन क्षेत्र जो आंवला है, पनकी, सिंदरी, तालचेर, रबर के लिए मोदीनगर प्रसिद्ध है, पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी है, विस्फोटक के लिए कानपुर है, रेशम वस्त्र जो है मैसूर प्रसिद्ध है। इसके बाद पेट्रो रसायन के लिए जवाहर नगर होगा, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी है, तेल शोधन कार्य मथुरा है, उत्तर प्रदेश की एक ही रिफाइनरी है। इसके बाद है मशीन और औजार पिंजौर है, एल्यूमिनियम रेणुकूट मोरी, मोटर गाड़ियों के लिए गुड़गांव प्रसिद्ध है। अगला है ऋषिकेश, तो ऋषिकोद औषध निर्माण के लिए, पोत निर्माण के लिए विशाखापट्टनम है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग भेल तो रांची होगा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, इस्पात उद्योग जो है पिट्सबर्ग अमेरिका है, पेट्रोलियम फिल्म लॉस एंजलिस अमेरिका, ऑटोमोबाइल्स के लिए डेट्रॉइट अमेरिका है, जहाज निर्माण के लिए ग्लासगो स्कॉटलैंड है, सूती वस्त्र उद्योग है ये मैनचेस्टर इंग्लैंड है। इसके बाद डेयरी, तो डेयरी उद्योग का ये वेलिंगटन न्यूजीलैंड का है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल संबंधित रहे। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला तथ्य है प्रमुख भौगोलिक उपनाम है। तो हाथियों का देश लाओस है, चीनी कटोरा किसी क्यूबा को कहा जाता है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड का उद्यान कैंट काउंटी को, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, यूरोप का उदय स्विट्जरलैंड। इसके बाद सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है, नहरों का नगर वेनिस है, पैगोडा का देश म्यांमार है, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम है, हवा महल का शहर शिकागो है, 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। बार्क का लोकेशन ट्राम्बे है, घाव का अध्ययन करना जो है वो ट्रोमेटोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स में अध्ययन शिशु रोग का होता है। इसके बाद रिकेटस जो होता है किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो रिकेटस जो है बड़ों में होता है, विटामिन डी की कमी से जो सूखा रोग बच्चों में। निकट दृष्टि दोष जो संबंधित तो दूर की वस्तुओं का ना दिखना, निकट दृष्टि दोष जो है दूर की वस्तुओं का ना दिखना है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन्स है, शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन को ही लगाते हैं इंजेक्शन। अगला है आपका डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है यह 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसके बाद खाने का जो सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। BCG वैक्सीन प्रयुक्त जो होती है वो क्षय रोग टीबी में BCG, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो मिश्रण होता है किसका, तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टाइलिन एंजाइम का संबंध जो है वो लार से है, ठीक है। तो लार में ही जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जल में घुलनशील जो विटामिन है B और C है। बढ़ते हैं आगे और ये अंतिम पेज है, इसी के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 1:8 का होता है। औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है, लखनऊ में है। आवश्यक विहीनता जो सिद्धांत है यह किसका है, तो यह प्रोफेसर JK मेहता का है। रक्त समूह O जो कहलाता है वो सार्वजनिक दाता होता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने किया। जाबो कृषि किस लिए प्रसिद्ध है, तो जाबो कृषि जो प्रसिद्ध है यह नागालैंड में प्रसिद्ध है। अगला है प्राथमिक जो रंग होता है वह कौन सा है, तो RBG है, ठीक है। RBG यानी रेड है, ब्लू है और G यानी ग्रीन है। तो RBG हो गया लाल, हरा और नीला। अगला जो तथ्य दिया है वो है मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो Fe2O4 है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है, तो जास्ता होता है। कृषि आयकर जो लगाया जाता है वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। और टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर बेसिक मालूम होगा तो आप बता दोगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो तो एग्जेम्प्ट होती है ना। तो बात सही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकती है
थोड़ा बहुत टैक्स यदि पढ़े हो तो आपको मालूम होगा। जो एग्जाम्शन का टैक्स होता है, एग्जाम्शन का जो सेक्शन होता है, सेक्शन 10 होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। उसमें जो आर्टिकल यानी जो आर्टिकल क्या, वहाँ पर सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन 1 है और इसका जो सब सेक्शन 1 है, इसके तहत जो एग्रीकल्चर टैक्स जो है क्या है, एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर सकती है। इसलिए यहाँ पर दिया है कि कृषि जो आयकर है वो लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि है, पीली क्रांति से संबंधित होगा। तिलहनों का उत्पादन पीली क्रांति, त्वरित शक्ति प्रदान करता है, ग्लूकोज है। मोनोजाइट किसका आयस का है, तो थोरियम का है। मुगलों मराठों के बीच द्वंद्व, औरंगजेब। एडमिरल कप संबंधित किससे है, तो नौकायन से है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। तो अभी हाल ही में कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा जो महत्वपूर्ण स्टडी 19 और सेट में जितने भी दिए गए थे, आपने पूरा का पूरा जो फैक्ट रहा स्पेशल नोट वो कवर कर लिया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।